से अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि हमारी ख़वातीन को जानना ज़रूरी है कि उनकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रही हैं इस तरह की? 20 साल से कम उम्र बच्चियों में भी गिल्टी एक बनती है, लेकिन वो एज फैक्टर की वजह से उनमें भी कम चांस है। जो एज जो बढ़ती जाती है 40 प्लस में, तो कोई गिल्टी भी ब्रेस्ट में अगर है तो उसकी स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए। सर, आज के जदीद तरीका इलाज में से कितने ये इलाज जो हैं सक्सेसफुल हो गए हैं इसको शिकस्त देने में, इस बीमारी को? तो स्टेज 1 डिजीज में उसको कहते हैं लोकलाइज्ड डिजीज है, एक जगह पे ठहरी हुई है, सिर्फ ब्रेस्ट में ही है। तो लोकलाइज्ड डिजीज में अगर उसको पूरा अच्छी तरह निकाल दें तो क्योर 100%। ब्रेस्ट में दर्द का महसूस होना ये कोई आम कॉमन चीज़ है ये भी, या कोई ख़तरे की घंटी है? मिस्टेल्जिया जो ब्रेस्ट पेन को कहते हैं, मिस्टेल्जिया मतलब खतरनाक नहीं होता आमतौर पे, ये बाज़ औक़ात यंग फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। सर, आज के जदीद तरीका इलाज में से कितने ये इलाज जो हैं सक्सेसफुल हो गए हैं इसको शिकस्त देने में, इस बीमारी को, और वो कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? शिकस्त के लिए ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस हो। बिल्कुल, उसको कहते हैं क्योर। एक है क्योर, ट्रीटमेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, क्योर रेट और पैलिएशन, दो वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में, इसमें टर्मिनोलॉजी में। क्योर का मतलब होता है कि डिजीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, ख़त्म हो गई डिजीज़। और पैलिएशन होता है कि अब डिजीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, उसके इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करना, रिड्यूस किया जा सकता है उसके इफेक्ट्स उसकी को। मिजरी रिड्यूस करेंगे, डिजीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। जो स्टेज 4 आ जाती है उसमें डिजीज़ इतनी फैल गई है कि अब वो पैलिएशन में चलेगी बात, उसकी दर्द ख़त्म कर दें, उसका सांस फूल रहा है, लंग्स में फैल गई है तो वो ख़त्म कर दें, यानी सांस बेहतर कर दें, क्योर नहीं होगा। तो अर्ली डायग्नोसिस ज़रूरी है। तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसी हिसाब से फिर परसेंटेज उतनी परसेंटेज, मतलब स्टेज 1 की मैंने आपको बताया, स्टेज कैसे करते हैं वही बात करते हैं ना। स्टेज 1 में 100% क्योर रेट है। और स्टेज करते कैसे हैं डिजीज़ को? एक तो है साइज ऑफ द ट्यूमर, जो बड़ा फैक्टर टी, उसको कहते हैं टी ट्यूमर साइज। जितना छोटे साइज का ट्यूमर होगा, लेस देन 2 सेंटीमीटर साइज, उतना अच्छा उसका रिजल्ट है, यानी आपने वहाँ से पूरा निकाल दिया। और अगर T2 बन गया, T2 का मतलब है कि वो 2 to 5 सेंटीमीटर, तो अब उसकी परसेंटेज उसके क्योर होने की, जैसे जैसे साइज में बढ़ता है वैसे वैसे, जिस तरह आपने देखा है कि पौधों के जो ये स्पोर्स और हवा में उड़ते हैं, फैलते हैं, बिल्कुल, और दूसरी जगह जाके भी बीच बार उसका ग्रो कर जाते हैं। तो कैंसर में भी यही हिसाब है कि वो फिर जैसे साइज बढ़ता जाता है उसके सेल्स जो हैं वो ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से फिर वो फैल जाते हैं, कहीं भी जिस्म में फैल जाते हैं। अब जब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, जिस वक्त ट्यूमर का साइज, ट्यूमर को ट्रीट कर रहे हैं जिस साइड पे है, लेकिन वो सेल्स अभी अब ग्रो नहीं किया, अभी पौधा निकला ही नहीं वहाँ पे, तो उसको डिटेक्ट करना फिर उस वक्त मुश्किल होता है। तो उसका भी हल खैर उन्होंने निकाला हुआ है, उन्होंने स्टेज इस तरह स्टेजिंग पे ही डिसीजन ट्रीटमेंट का डिसाइड कर लिया कि उन सेल्स को किस तरह ख़त्म करना है। तो स्टेज 1 डिजीज़ में उसको कहते हैं लोकलाइज्ड डिजीज़ है, एक जगह पे ठहरी हुई है, सिर्फ ब्रेस्ट में ही है। तो लोकलाइज्ड डिजीज़ में अगर उसको पूरा अच्छी तरह निकाल दें तो क्योर 100%, यानी पेशेंट ठीक है अर्ली स्टेज पे। और अगर जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ेगी, यानी वो पहले कई गिल्टियों में डिजीज़, बगल में गिल्टियाँ बनती हैं, जिस तरह जिसको सूंडा कहते हैं ना आम ज़बान में, कि पाँव पे चोट लगे तो ग्रॉइन में यहाँ बगल में गिल्टियाँ बन जाती, हाथ पे कोई जख्म बने तो बगल में गिल्टियाँ बन जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन वो क्योंकि इन्फेक्शन की होती है, जरासीम की, ये इसमें मैलिग्नेंट सेल्स या कैंसर सेल इसमें होते हैं जो गिल्टियों में। तो जब हम वो निकालते हैं मेन कैंसर ब्रेस्ट में से, साथ हम बगल की गिल्टियों का सैंपल भी लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो सेल्स उस गिल्टियों में तो नहीं चले गए। अगर वो गिल्टियों में गए हों तो फिर उसकी ट्रीटमेंट फ़र्क पड़ जाएगी। जैसे मैंने बताया कि अर्ली में कम ट्रीटमेंट है, फिर अगर वो गिल्टियों में चली गई है तो इसका मतलब है वो फैलना शुरू होगी, उसकी ट्रीटमेंट में फिर कीमोथेरेपी भी आएगी, फिर इंजेक्शन भी लगेंगे। तो सर, कीमोथेरेपी से लोग बहुत डरते हैं कि कीमोथेरेपी जो है ना वो थोड़ा सा पेनफुल सा प्रोसेस है, और इवन लोग ये जानते हुए भी कि हमें कैंसर है वो फिर भी कीमो से डरते हैं, वो इसको ऑप्शन को चूज़ करने में, इसकी क्या वजह है? हाँ, उसमें भी यही बित कि जी कीमोथेरेपी वाले बचते नहीं हैं या उनसे बाल झड़ गए हैं। हाँ, ये सारा कुछ तो बात उनकी इस लिहाज से ठीक है कि तकलीफ तो इस सेंस में तो है, जहाँ नॉर्मल कैंसर सेल को कीमोथेरेपी मारेगी वहाँ नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करेगी।
लेकिन जैसे ही कीमोथेरेपी ख़त्म होती है तो वो रिकवरी नॉर्मल हो जाती है, यानी वो सेल्स नॉर्मल सेल्स दोबारा ग्रो करना शुरू कर देती लेकिन सर हमारी ख़वातीन इतनी भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वो फिर भी जो है ना रिलक्टेंट होती हैं, इवन रिपोर्ट करने में रिलक्टेंट होती हैं कि उनको कोई ऐसा इशू आ गया है, वो किसी से शेयर नहीं करेंगी, किसी से एड्रेस नहीं, इवन वो डॉक्टर के पास जाने से भी अवॉइड करेंगी। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? देखिए इस सिलसिले में अब अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर जगह चलने चाहिए। अब तो सोशल मीडिया में तो चल रहा है, लेकिन और इसको गांव में उस लेवल पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत ज़रूरी है। हाँ वहाँ भी है, तो वहाँ कंपेन जानी चाहिए गवर्नमेंट के तौर पे, ऑफिशियल जानी चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको फंडिंग करे। अब पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल कोई ऐसा स्क्रीनिंग प्रोग्राम ही नहीं है, इन्होंने यही नहीं स्क्रीन किया हुआ, कोई है रिकॉर्ड जिसमें बता दें कि इतनी फैमिलीज़ को ब्रेस्ट कैंसर तो रिपोर्ट हो रहे हैं, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को स्क्रीन कर लें भाई, इसमें इतने लोगों में निकला है ब्रेस्ट कैंसर, तो ये फैमिलीज़ को स्क्रीन करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कोई भी ओवेरियन कैंसर भी हो तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर मेल में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जो कि बहुत ही कम है, 1% है तकरीबन, तो उसकी फैमिली को भी स्क्रीन करना चाहिए। तो स्क्रीनिंग का प्रोग्राम ही नहीं है अभी। सर थोड़ा सा माइंडसेट हमारे लोगों का ये भी है ना, जैसे कि कोई वैक्सीन आ जाती है, जैसे कोविड की आई थी या ये अभी आई थी सर्वाइकल कैंसर की, लोग उसको ऑप्ट नहीं करते, लोग उसको रिजेक्ट करते हैं कि इसमें कोई ना कोई पीछे कॉन्स्पायरेसी मौजूद है, कोई हमारी हेल्थ पे, जैसे सर्वाइकल कैंसर की आई है जी, वे इनफर्टिलिटी कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लोग ऑप्ट नहीं करते उस अवेयरनेस को, उस आगाही को, उस अगर कोई वैक्सीन आ गई है तो इस पे फिर बंदा क्या कर सकता है? देखिए ये तो अब एजुकेशन का मसला है। अब तो बच्चे तो खैर इतने एजुकेटेड हो गए हैं, एविडेंस वो कलेक्ट कर लेते हैं। सर हमारे मार्जिनलाइज्ड जो एरियाज हैं वहाँ पे तो बहुत वहाँ पे ज़्यादा ये मसला है, लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है वो तो इतनी अवेयर है, वो तो भाई गाड़ी लेने जाते हैं तो उसको वो निकाल लेते हैं कितने व्यूअर्स हैं, कितने कमेंट्स हैं। तो न्यू जनरेशन का तो ये मेरा ख्याल अब मसला नहीं है, ज़्यादातर यही है जो पहली जनरेशन हैं, ख़वातीन एक तो शर्माती बहुत हैं, वो बताती नहीं है, हालांकि 17% के करीब फीमेल सर्जन्स हैं पाकिस्तान में। ब्रेस्ट में दर्द का महसूस होना, ये कोई आम कॉमन चीज़ है ये भी, या कोई ख़तरे की घंटी है? इसको कहते हैं मिस्टैल्जिया, जो टर्म यूज़ होती है मिस्टैल्जिया। अल्लाह ताला ने वैसे तो दर्द का जो सिस्टम है कि जो पेन होती है वो प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्शन आपको अवेयरनेस हो जाती है। मसलन कोई चीज़ चुभेगी तो पेन नहीं होगी, तो आपको पता से कैसे चलेगा कि ये हार्मफुल है। एग्जैक्टली। तो मिस्टैल्जिया जो ब्रेस्ट पेन को कहते हैं, मिस्टैल्जिया मतलब ख़तरनाक नहीं होता आमतौर पे, ये बाज़ औक़ात यंग फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ठीक है। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट से आमतौर पे ठीक हो जाता है। या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में साइंस होते हैं कि ये इन्फेक्शन शुरू हुई है, जो ब्रेस्ट फीड स्पेशली करा रही है अपने बच्चे को, अगर उनमें मिस्टैल्जिया हो रहा है, पेन हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो कंसल्ट करें फिजिशियन से और वो अपनी मेडिसिन शुरू कर दें। और जिनको विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग वो मिस्टैल्जिया हो रहा है, तो वो ज़्यादातर हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वो भी। तो सर क्या ब्रेस्ट फीडिंग का कोई लिंक है ब्रेस्ट कैंसर के साथ? अक्सर ये भी सुना जाता है कि जो औरतें अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जी जी बिल्कुल सही है। रिस्क फैक्टर्स जो असल में एक बात समझ लेनी चाहिए, एक है कैंसर का होना किसी को, एक है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का मतलब हरगिज़ नहीं है कि लाजमी हो जाएगा। सही। रिस्क फैक्टर्स में चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो जाए। तो वो रिस्क फैक्टर में एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि ब्रेस्ट फीड जो कराते हैं, स्पेशली मोर देन 1 ईयर, 6 मंथ्स के लिए नहीं, मोर देन 1 ईयर ब्रेस्ट फीड हो, तो वो उससे प्रोटेक्शन होती है, वो फिर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रिड्यूस होते हैं। लेकिन इट इज़ नॉट 100% इम्यूनिटी, ये भी मिसकंसेप्शन है कि होगा ही नहीं, हो सकता है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स अगर हैं तो होने के चांसेस तो हैं। तो वो एक फैक्टर कम हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, वो चांसेस रहेंगे। बाकी और भी ओबेसिटी बड़ा फैक्टर है, किसी का BMI अगर 30 से ज़्यादा है तो उसमें आम फीमेल से ज़्यादा चांसेस हैं। अब डेवलप कंट्रीज में तो वो अल्कोहल और स्मोकिंग भी आ जाता है, जो कि पाकिस्तान में चले ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी अब हो गया बहुत ज़्यादा, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में
लड़कियां जो स्मोकिंग जो है ना अब शुरू हो गई है। और लेट मैरिजेस, एज एट फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर वो 30 प्लस में एज में जाके प्रेगनेंसी होती है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी फिर बढ़ते हैं। सर इसकी क्या रीज़न है? ये सारी हार्मोनल रीजंस हैं इसकी कि बाज़ हार्मोन जो प्रोटेक्टिव हैं अब उसमें ब्रेक आ जाती है, हार्मोनल चेंजेस आ जाती है ना ड्यूरिंग लैक्टेशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर वो डिले होता जाता है, एक ही हार्मोन से एक्सपोज हो रहा है ब्रेस्ट टिश्यू, तो फिर उसमें चांसेस ऑफ। तो सर कौन सी एज ग्रुप को ज़्यादा टारगेट, लाइक कि मैरिड औरतों में ये ज़्यादा होता है या अनमैरिड में ज़्यादा होता है, या बच्चियों में कितना चांसेस है छोटी टीन एज में? टीन एज में तो मिनिमम चांसेस हैं, ज़्यादा तो 40 प्लस में जाके हो रहा है। बाहर पाकिस्तान में यानी मिडल ईस्ट या सॉरी जो एशिया में या एशियन कंट्रीज़ में, इनमें 48 है एज जिसमें कॉमन है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में 50 प्लस एज में कॉमन है। उनकी स्क्रीनिंग 50 में जाके शुरू होती है, यहाँ की स्क्रीनिंग क्योंकि 48 एवरेज इन्होंने एज ली है तो इसमें 40 इयर्स में स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब है कि साल में कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक तो एवरी 3 मंथ्स सेल्फ एग्जामिनेशन और 6 मंथ्सली क्लिनिकल करा लें, चले 1 ईयर करा लें, 1 ईयर पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा लें। वो भी नहीं कराना कि आप नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। ईयरली मेमोग्राम है, साल बाद एक दफ़ा एक्सरे करवाना है, जिस तरह आप एक्सरे चेस्ट करवाते हैं तो इस साल बाद एक एक्सरे होना है। सर ये जो रेडिएशंस होती हैं, शुआएं आपके जिस्म पे पड़ती हैं टेस्ट के किसी भी दौरान, तो ये ख़तरनाक होती हैं? हाँ जी, ये भी ख़तरनाक होती है, लेकिन अब जो है ना इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि इसमें एक्सरेज में उन्होंने उसकी डोज कम कर दी है, अब वो उस लेवल पे नहीं जाते। हाँ, कुछ जो वर्कर्स हैं जो वहाँ पे एक्सरेज में काम कर रहे हैं उनका एक्सपोजर रेडिएशंस को ज़्यादा है। वो सीटी स्कैन है, एमआरआई में तो रेडिएशंस नहीं है, सीटी स्कैन या एक्सरेज में, खैर उनका एक डिफरेंट वे है। तो सर ये कैंसर होने के पीछे हमारा कोई लाइफस्टाइल का अमल दखल है या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर मौजूद है? इन्वायरमेंटल फैक्टर तो ऑफ कोर्स हैं। ओबेसिटी क्यों है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही बेसिकली। सर वो तो कोई मेटाबॉलिक डाइटरी इश्यूज है ना? डाइटरी इज एनवायरनमेंट। डाइट में ओबेसिटी क्यों होती है कि जो आप खाते हैं उसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं और जो आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे, कैलोरीज ले ज़्यादा रहे हैं और कंजम्पशन है नहीं, वो क्या होगा, उसका फैट में सारी कन्वर्जन डिपॉजिट होती रहेगी। तो बीएमआई मोर देन 30 रिस्क फैक्टर है। और जितनी भी आप ये भी अवेयरनेस और डाइट की अवेयरनेस होनी चाहिए ना लोगों को कि जो इतनी हाई कैलोरीज डाइट मसलन ये जो सर थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ करें कि कौन सी डाइट जो है ना वो ख़वातीन को इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो इस किस्म की बीमारियों से बच सकें। तो ओबेसिटी आपने बेसिकली तो रोकनी है ना। तो ओबेसिटी रोकने के लिए सबसे पहले जो जितनी भी शुगर रिच डाइट है, शुगर रिच में देखें ये जूसेस भी इवन शुगर रिच है। जूस पीने की बजाय आप फ्रूट खा लें, और कोक पेप्सी तो बिल्कुल नहीं। फ्रेश जूस ले सकते हैं। फ्रेश जूस में भी शुगर होगी। एक सेब खाएं और 4 सेबों का जूस पिएं, बिल्कुल, तो फिर जाहिर है उसमें तो शुगर आएगी, फ्रुक्टोज तो आएगी। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को आपने लेना है। कार्बोहाइड्रेट इज लाइक पेट्रोल, बॉडी का पेट्रोल है जो आपने डेली कंज्यूम करना है। अगर आपकी एक्टिविटी इतनी है हमारी कि हम उसको खर्च कर लेंगे। सर कार्ब्स में बताया ना कि कार्ब्स कौन से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए या रिफाइंड कार्ब्स लेने चाहिए, क्योंकि ये जो नान है, ये जंक फूड हमारी ये बोतलें हैं, ये तो डेंजरस हैं ही, तो हमें फिर कौन से कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं? कार्बोहाइड्रेट में आप जो नॉर्मल व्हीट की रोटी है, गंदम के आटे की, अब सफ़ेद आटे वाली ना खाएं। जो गंदम की डायरेक्ट रोटी वो आटा निकलता है वो लें, जिसमें फाइबर भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। अब रिफाइंड आटे से मसला हो रहा है ना। अब रिफाइंड आटा पहले तो सफ़ेद आटा इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर उसको भी और रिफाइंड कर लिया इन्होंने, उसमें से और निकाल दिए फाइबर, तो उसके इन्होंने नान बना लिए, कुलचे बना लिए, फिर उसका और रिफाइन किया, वो शवारमे और पिज़्ज़े बन गए। और प्लस वो तो कार्बोहाइड्रेट था ही था, और साथ जब खाते हैं तो चीज़ भी डाली, प्लस ये कि ग्लूकोज वॉश, कोक और कोल्ड ड्रिंक्स भी ले ली, हाई कैलोरी, और ली भी कब, रात को। आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड क्या है, उसके बाद कंजम्पशन नहीं होगी, उसके बाद बैठ गए, कंज्यूम भी नहीं किया। यहाँ तो आप
अगर लिया है तो फिर उसको कंज्यूम भी करें। तो बेस्ट टाइम अगर कार्ब खाने भी हैं, बेस्ट टाइम तो यही है कि उस टाइम पे लें जहाँ पे कंज्यूम, यानी सुबह आपने अगर एक्टिविटी शुरू की है तो सुबह लें, पेट्रोल डलेगा तो आप सारा दिन काम भी अच्छा करेंगे, तो वो कंज्यूम हो जाएगा। आप लेते हैं रात को, फिर उसके बाद आप बैठ के वो मोबाइल या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, तो वो कंज्यूम भी नहीं होगा। ठीक है, तो सर थोड़ा सा अब हमारी ख़वातीन माशरे की जो हैं उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दें कि उनको कौन क्या क्या इकदाम करने चाहिए कि वो अर्ली डायग्नोस करवा सकें। डाइट में जो हमारी सादी ख़वातीन है ना, जो फैमिली वाली, उनमें पता है क्या मसला एक और भी है। पहला बच्चा हुआ, उसके बाद उनकी डाइट ज़रा चेक करें, उसको मिलेगा देसी घी और पंजीरी, और उसको हाईली यानी फैटी और कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खुद खिलाई जाएगी। सर पंजीरी में तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, वो तो नट्स होते हैं ना। नट्स, सिर्फ नट्स नहीं होते, सूजी भी डालते हैं उसमें जी, वो भी डालते हैं। और फिर वो इसको क्या कहते हैं, काढ़ा के क्या, जिसमें देसी घी और वो डाल दूध में और अब वो सारा कुछ डाल के बनाएंगे, और फिर उसको बाद में कहेंगे ये ड्रिप्स लगने से मोटी होगी पेशेंट। तो ये ख्वातीन उसको जब पोस्टमार्टम पीरियड में उसको ज़्यादा एनरिच इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं या फैट भी दे देते हैं, फैट भी इतनी ज़्यादा जो कि चलो मैक्सिमम 30% फैट होनी चाहिए। तो सर हमारे चैनल के तवज्जुह से आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि वो ब्रेस्ट कैंसर के कंट्रोल के लिए उनको क्या इकदाम करने चाहिए? अब सबसे पहले तो ये है कि अभी तक NGOs ही सारे काम कर रही हैं। अब अक्टूबर का महीने में हम पिंक रिबन के तौर पे मनाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस के लिए है। तो गवर्नमेंट के इदारों में भी ब्रेस्ट क्लिनिक शुरू करते हैं, लेकिन इतना फिर इनका प्रोजेक्शन नहीं होती, शायद मीडिया कवरेज नहीं है या जो भी। तो ब्रेस्ट क्लिनिक अलहदा बनाएं, कुछ हॉस्पिटल में बने भी हैं, लेकिन उसकी फिर फंडिंग शायद ख़त्म हो जाती है, इतना फंडिंग नहीं करते। मेमोग्राम मशीन जाके चेक करें कि भी मेमोग्राम से, क्यों जो स्क्रीनिंग में तो मेमोग्राम है सबसे पहले, FNAC तो सेकंड स्टेप पे आएगी ना। सही। पहले तो अगर 100 ख़वातीन गई हैं एक्सरेज के लिए, पता चलता है वो जी आज मशीन ही ख़राब है। तो इतनी मुश्किल से कोई घर से टाइम निकाल के जाता है और आगे मशीन है, तो अगली दफ़ा तो शायद फिर ना जाए। तो पहले तो गवर्नमेंट को इस पे करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग के लिए पहले बेहतर करें, और साथ फिर उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बढ़ाते जाए। फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करें, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल बजट ज़्यादा रखें थोड़ा सा, क्योंकि कैंसर ये आपको बताया कि 1 आउट ऑफ 9, 8 में से एक खातून को तो ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में है। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अर्ली डिटेक्शन इज़ द क्योर। ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ने बहुत ही आज हमें कीमती मालूमात से आगाह किया। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, हमें सारा उन्होंने मिथ्स के बारे में क्लियर किया, हमें इसकी रियलिटी के बारे में आगाह किया कि ये इसके रीज़न्स क्या हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और इसका तरीका इलाज और इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है। तो याद रखिए, ब्रेस्ट कैंसर के ख़िलाफ़ मजबूत हथियार खौफ नहीं है, बल्कि बर वक्त आगाही, बर वक्त तशख़ीस है, और बर वक्त तशख़ीस ही जो है ना वो ज़िंदगी की उम्मीद है। तो आज के एपिसोड से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।